हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम एक महत्वपूर्ण फैमिली पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है सोलेनेसी फैमिली। और इस सोलेनेसी फैमिली को हम लोग पोटैटो फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि पोटैटो जो है, आलू है, वो इसका महत्वपूर्ण सदस्य है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दैट इज नॉन एज द पोटैटो फैमिली। और देखिए, जब भी हम लोग किसी फैमिली को पढ़ते हैं, आप मेरे वीडियोस के अंदर पिछली जो फैमिलीज है उसको भी आप देख रहे थे, तो जब भी हम कोई फैमिली पढ़ते हैं तो उसे एक विशेष फॉर्मेट के साथ में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। इस फैमिली का क्लासिफिकेशन देखिए, किंगडम इज प्लांटे, डिवीजन इज फेनोरोगेम्स, सब डिवीजन इज एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलीडोनी, सब क्लास गैमोपेटली, सीरीज बाइकार्पिलेटी, ऑर्डर पॉलीमोनियल्स एंड फैमिली इज सोलेनेसी। जगत, पादप, विभाग फेनेरोगेम्स, उपविभाग आवृत बीजी, वर्ग डाइकोटिलीडोनी, उपवर्ग गैमोपेटली, श्रेणी बाइकार्पिलेटी, गण पॉलीमोनियल्स और कुल जो है वो कौन सा है, सोलेनेसी फैमिली है। ओके, नाउ जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ते हैं। इस फैमिली के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है। उसमें से सबसे पहला देखिए, बाह्य दल जो है वो कैसा है, चिरलग्न है। चिरलग्न बाह्य दल का मतलब क्या होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग परसिस्टेंट कैलिक्स कहते हैं। परसिस्टेंट कैलिक्स का मतलब होता है कि ऐसा बाह्य दल पुंज, यानी कि ऐसा कैलिक्स जो फल बन जाने के बाद में भी नष्ट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य दल चिरलग्न। जैसे यहां पर आप लोगों को कुछ मेंबर्स दिखेंगे, आपने कच्चे टमाटर के ऊपर आपने ताज देखा होगा, तो वो क्या है, वास्तव में चिरलग्न बाह्य दल है। बैगन की जो पूंछ होती है वो अपने आप में क्या है, चिरलग्न बाह्य दल है। तो चिरलग्न बाह्य दल इसका महत्वपूर्ण लक्षण है, इसको हम कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। नंबर 2 यहां पर देखें, पुंकेसर। स्टेमेंस कैसे होते हैं, स्टेमेंस दल लग्न है। दल लग्न को कैसे डिनोट करते हैं, दल लग्न को डिनोट करने के लिए इस तरीके से लिखा जाता है। सी किसके लिए होता है, दलपुंज के लिए। ए किसके लिए होता है, दैट इज नॉन एज द पुमंग के लिए, पुंकेसरों के लिए। तो यहां पर क्या होता है, ऊपर एक ऐसे सी और ए को जोड़ देते हैं, तो ये कौन सी कंडीशन है, एपिपेटलस कंडीशन है। एपिपेटलस कंडीशन यानी कि दल लग्न कंडीशन का मतलब ये होता है कि पुंकेसर जो हैं वो दलों से क्या है, जुड़े हुए हैं। स्टेमेंस आर अटैच्ड टू पेटल्स। जायंग जो गायनोशियम होता है वो कैसा है, द्विअंडपी है। द्विअंडपी का मतलब होता है बाइकार्पिलरी कंडीशन, यानी कि कितने कार्पल्स हैं, तो 2 कार्पल्स हैं। द्विकोष्ठी, द्विकोष्ठी का मतलब होता है बाइलोक्युलर ओवरी, ओवरी के अंदर कितने चैम्बर्स हैं, 2 चैम्बर्स हैं। और जायंग में जो होता है वो पट तिरछा होता है, यानी कि कहने का मतलब है आपको ओवरी इस तरीके से दिखाई देती है और बीच में जो ये डिवाइडिंग सेप्टम है वो थोड़ा सा कैसा होता है, तिरछा होता है। और ये तिरछा इसलिए है क्योंकि ये सेप्टम 45 डिग्रीज के ऊपर क्या हो गया है, घूम गया है। और 45 डिग्रीज के ऊपर इसलिए ये हो गया है क्योंकि अंडकों के 45 डिग्री के ऊपर घूम जाने के कारण ही ये जो जायंग है उसके अंदर पट क्या है, तिरछा पाया जाता है। तो जायंग कैसा होता है, द्विअंडपी होता है, द्विकोष्ठी होता है, और जायंग में पट क्या है, तिरछा है। और आप देख सकते हैं कि मैंने बीच में जो प्लेसेंटा है उसको स्वॉलन बनाया है। स्वॉलन प्लेसेंटा होता है, यानी कि यहां पर कैसा है, फूला हुआ प्लेसेंटा है। और याद रखना, प्लेसेंटेशन का जो टाइप है वो कैसा है, एक्साइल है, स्तंभीय बीजांडन्यास है। क्यों, क्योंकि यहां पर बीच में, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ओव्यूल लगे हुए हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्तंभीय बीजांडन्यास के नाम से जानते हैं। इस फैमिली का एक और महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि वर्तिकाग्र की संख्या अंडकों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है। नंबर ऑफ स्टिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहां पर सीरीज के अंदर मैंने लिख रखा है बाइकार्पिलेटी, मतलब यहां पर यह बात तय है कि अंडकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो मैंने ये कहा है वर्तिकाग्र की संख्या अंडकों की संख्या के बराबर, नंबर ऑफ स्टिग्मा इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल। इसका मतलब यह हुआ कि जितने कार्पल होंगे उतने क्या होंगे, स्टिग्मा होंगे। हम जानते हैं यहां पर कार्पल्स की संख्या कितनी है, 2 है, तो स्टिग्मा की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। एंड यहां पर फल कैसा है, इस फैमिली का फ्रूट कैसा है, तो इस फैमिली के अंदर 2 कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट्स हैं, जैसे कि बेरी और एक कौन सा है, संपुट। यदि हम बात करें टमाटर की या बैंगन वगैरह की बात करें तो वो कैसा होता है, दैट इज बेरी फ्रूट होता है। बेरी फ्रूट की विशेषता होती है कि वो बहुबीजी होता है और गुद्देदार होता है। और संपुट फल जो है वो किस में पाया जाता है, तो इसका एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण मेंबर है और उसका नाम है दैट इज धतूरा स्ट्रेमोनियम। धतूरा स्ट्रेमोनियम के अंदर जो है वो फ्रूट कैसा होता है, कैप्सूल फ्रूट होता है। आर यू गेटिंग नाउ? जब हम लोग किसी फैमिली का क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं और उसके इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ लेते हैं
तो उसके बाद में उस फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको मालूम होना चाहिए, उस फैमिली का वितरण मालूम होना चाहिए, यानी कि इस फैमिली के अंदर कितने जीनस है और कितने स्पीशीज है, कितने वंश है और कितनी जातियां हैं। तो ध्यान रखें ये छोटी सी फैमिली है और इसके अंदर 90 तो जीनस है, 90 वंश हैं और लगभग 3000 के करीब जातियां यानी कि स्पीशीज है। और वैसे तो ये फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं वो सभी जगहों पर पाए जाते हैं, लेकिन विशेष तौर से जो उष्ण कटिबंधीय जो भाग होते हैं, राइट, ट्रॉपिकल एरियाज जो होते हैं, उष्ण कटिबंधीय इलाके हैं, वहां पर ये फैमिली के मेंबर्स क्या होते हैं, ज्यादा पाए जाते हैं। वितरण के बाद में यदि मैं इस फैमिली के स्वभाव की बात करूं, हैबिट की बात करूं, तो इस फैमिली के अंदर आप देखोगे कि अधिकांश पादप कैसे हैं, शाक है। शाक मतलब छोटे पादप होते हैं, 1 मीटर से कम ऊंचाई के हर्बेशियस प्लांट होते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर 2 एग्जाम्पल कोट कर रखे हैं। 1 वर्षीय शाक यानी कि मैंने 1 वर्षीय शाक यानी कि एक एनुअल हर्बेशियस प्लांट का नाम लिख रखा है, और वो कौन सा है, तंबाकू, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, निकोटिएना टैबेकम भी कहते हैं। एक और मैंने उदाहरण लिख रखा है 1 वर्षीय शाक का, जिसको कि हम बोलते हैं रस भरी, यानी कि हम उसको क्या कहते हैं, फाइसेलिस पेरुवेनिया। ओके, और बहुवर्षीय शाक यानी कि बहुवर्षीय शाक का मतलब होता है पेरिनियल हर्ब, और उसका एग्जाम्पल क्या है, असगंध, या जिसको कि हम अश्वगंधा भी कहते हैं। इसको बॉटनी के अंदर हम विदीनिया सोमनीफेरा के नाम से भी जानते हैं। तो अधिकांश पादप तो कैसे हैं, शाक है, लेकिन आप देख सकते हो कि कुछ प्लांट्स श्रब भी हैं, यानी कि शुप या झाड़ी भी होती है, जैसे कि रात की रानी, जिसको कि हम बोलते हैं सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। ओके, तो श्रब यहां पर है और उसका नाम क्या है, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम है, राइट। और यहां पर ट्रीज भी है, वृक्ष भी है, लेकिन वो बहुत बहुत रेयरली फाउंड होते हैं, बहुत कम है। जैसे कि मैंने एक ट्री का यहां पर एग्जांपल लिख रखा है, एंड दैट इज नॉन एज द सोलेनम जिजेंटम। कौन सा लिख रखा है, सोलेनम जिजेंटम, राइट। तो ये इस फैमिली की क्या हुई, दैट इज नेचर या उसकी हैबिट हुई। अब जब भी हम फैमिली को पढ़ते हैं तो 2 प्रकार के लक्षणों को पढ़ते हैं, एक तो होता है कायिक लक्षण, और एक जो होता है वो कौन से होते हैं, पुष्पीय लक्षण। तो कायिक लक्षण में क्या क्या आते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में क्या क्या आते हैं, तो 3 चीजें आती है, मूल, तना और पत्ती। जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने ये पढ़ाया कि वर्ग जो है वो कौन सा है, डाइकोटिलीडोनी है। वर्ग कौन सा है, डाइकोटिलीडोनी है। तो हमेशा याद रखना, डाइकोटिलीडोनी क्लास के मेंबर्स में जो रूट होती है वो हमेशा कौन सी होती है, मुसला मूल होती है, टैप रूट सिस्टम होता है। और जो इनके अंदर स्तंभ है, स्टेम कैसा है, तो स्टेम कैसा है, ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व का मतलब कैसा होता है, इरेक्ट होता है, चिकना होता है, लेकिन कभी कभी रोमिल होता है, हेयरी होता है। जैसे कि आप यदि टमाटर के पादप को आपने कभी देखा हो तो उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं, राइट। या कभी कभी जो तना होता है वो कंटिल भी होता है। यदि आप बैंगन के, ब्रिंजल के एक स्टेम को देखोगे तो उसके ऊपर कांटे पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस फैमिली का जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है, आलू यानी कि पोटैटो, उसके अंदर स्तंभ जो होता है वो कौन सा होता है, भूमिगत होता है। और आप जानते हो कि उस भूमिगत स्टेम को हम क्या कहते हैं, ट्यूबर कहते हैं, यानी कि उसको क्या कहते हैं, कंद कहा जाता है। ओके, नाउ इफ यू टॉक अबाउट द लीफ, पत्ती कैसी होती है, तो पत्ती कैसी होती है, सरल होती है, सिंपल होती है। लेकिन यहां पर नीचे एक अपवाद लिख रखा है कि इस फैमिली का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मेंबर है, और वो है टोमेटो, टमाटर। उसमें पत्ती जो होती है वो पिच्छाकार संयुक्त होती है, पिनेटली कंपाउंड होती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, वैसे तो लीफ सिंपल होती है, सरल होती है, लेकिन टमाटर के अंदर जो पत्ती होती है वो पिच्छाकार संयुक्त होती है, इट इज पिनेटली कंपाउंड, राइट। और साथ के साथ लीफ कैसी है, एकांतर होती है, अल्टरनेट होती है, और अनुपर्णी होती है। अनुपर्णी का मतलब होता है एक्स स्टिपुलेट, पत्ती के आधार के ऊपर अनुपर्ण नहीं पाए जाते। और साथ के साथ पत्ती जो होती है या तो पूर्ण होती है, कहीं से कटी फटी नहीं होती है, एंटायर होती है, या फिर ये कटे फटे उपांत वाली यानी कि इंसाइज्ड हो सकती है। ओके, और डाइकोट है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि शिराविन्यास कौन सा होगा, तो यहां पर एक शीरीय जालिकावत शिराविन्यास होगा। कौन सा शिराविन्यास होगा, एक शीरीय जालिकावत शिराविन्यास, यानी कि यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन होगा। ओके, सो ये क्या थे, सारे के सारे कायिक लक्षण थे। कायिक लक्षण का मतलब क्या होता है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स। लेकिन अब इन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के बाद में जब भी हम किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो आपको उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि किसी भी फैमिली के अंदर ये दोनों कैरेक्टर्स ही क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम अब पढ़ते हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स। ओके, नाउ फ्लोरल कैरेक्टर्स। फ्लोरल कैरेक्टर्स का मतलब होता है पुष्पीय लक्षण। ओके, पुष्पीय लक्षण।
और पुष्पीय लक्षणों में जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले कहां से शुरू करते हैं, इनफ्लोरोसेंस से। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, पुष्पक्रम। पुष्पक्रम यानी कि पुष्पावली अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड एज इनफ्लोरेसेंस। यहां पर जो इनफ्लोरेसेंस है वो कौन सा होता है, साइमोस प्रकार का है। साइमोस का मतलब क्या होता है, ससीमाक्षी ओके प्रकार का क्या होता है, पुष्पक्रम होता है। और ये जो साइमोस है वो कैसा है, तो या तो कैसा है, सोलेटरी एक्सिलरी और सोलेटरी टर्मिनल। ये याद रखना, मतलब इसको क्या बोलते हैं, सोलेटरी एक्सिलरी का मतलब क्या होता है, एकल कक्षस्थ, या ऑब्लिक करके मैंने लिख दिया है एकल अंतस्थ। ओके सो याद रखना, साइमोस टाइप का क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है। साइमोस में भी कौन सा, सोलेटरी एक्सिलरी या कैसा होता है, सोलेटरी टर्मिनल। अब जब इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में आता है फ्लावर, जो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है। फ्लावर यानी कि पुष्प कैसा है, तो देखिए पुष्प के अंदर हमेशा ध्यान रखो कैसा है, इब्रेक्टिएट होता है। ज्यादातर केसेस में कैसा होता है, इब्रेक्टिएट। इब्रेक्टिएट को हम क्या लिखते हैं, असहपत्रित। साथ के साथ जो पुष्प है वो कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, त्रिज्या सममित, राइट। इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे त्रिज्या सममित होता है। और कैसा है, द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, बायसेक्सुअल। अब बायसेक्सुअल है तो नेचुरली कि ये कैसा होगा, पूर्ण भी होता है। ये पूर्ण का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। और साथ के साथ जो फ्लावर है वो कैसा है, पंचभागी होता है। पंचभागी का मतलब होता है, पंचभागी का मतलब है पेंटामेरस, मतलब आगे चलकर बाह्य दलों और दलों की संख्या कितनी कितनी हो जाएगी, 5-5 हो जाएगी, ठीक है। तो पूर्ण पंचभागी। और कैसा होता है, जायांगधर। जायांगधर का मतलब होता है कैसा, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस मतलब आगे चलकर ओवरी क्या हो जाएगी, सुपीरियर हो जाएगी, हाइपोगाइनस। और कैसा होता है, सव्रंती होता है, यानी कि सव्रंती का मतलब होता है पेडिसिलेट, यानी कि क्या होते हैं, पेडिसल प्रेजेंट होते हैं। तो फ्लावर कैसा है, इब्रेक्टिएट होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, द्विलिंगी होता है, पूर्ण होता है, पंचभागी होता है, जायांगधर होता है, और कैसा होता है, सव्रंती होता है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, पेडिसिलेट। अब आ जाते हैं फ्लावर के बाद में फ्लावर के वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो कौन सा है, कैलेक्स, यानी कि जिसको कि क्या बोलते हैं, बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज में बाह्यदलों की संख्या जो होगी, बाह्यदल क्या होता है, सेपल। सेपल यहां पर कितने हैं, 5 है, क्योंकि फ्लावर कैसा था, पंचभागी था। और साथ के साथ ये कैसे होते हैं, संयुक्त बाह्यदली। संयुक्त बाह्यदली का मतलब होता है गेमोसेपिलस, यानी कि ये आपस में जो बाह्यदल हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, और इनके अंदर कैसा होता है, कोरस्पर्शी क्या होता है, विन्यास होता है, कोरस्पर्शी विन्यास। कोरस्पर्शी विन्यास को हम बोलते हैं वॉल्वेट एस्टाइवेशन। कोरस्पर्शी विन्यास का मतलब क्या होता है, वॉल्वेट एस्टाइवेशन होता है। और साथ के साथ याद रखो कि कुछ मेंबर्स के अंदर यहां पर क्या है, चिरलग्न। चिरलग्न क्या है, बाह्यदल। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट फीचर के अंदर सबसे पहला ये बताया था। चिरलग्न बाह्यदल का मतलब होता है परसिस्टेंट कैलेक्स, मतलब कि बाह्यदल फल बन जाने के बाद में भी गिरते नहीं है। यहां पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा रसबरी का। रसबरी जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फाइसेलिस पेरुवेनिया के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होते हैं कि बाह्यदल बड़े होकर और फल को गुब्बारे नुमी उपांग के रूप में घेर लेते हैं, व फल के प्रकीर्णन मतलब डिस्पर्सल में मदद करते हैं। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन किसकी है, कैलेक्स के बारे में, जिसको भी हम लोग फ्लोरल डायग्राम में भी शो करने वाले हैं। अब आ जाइए दूसरा, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोला की यूनिट, कोरोला क्या होता है, दलपुंज। इसकी यूनिट क्या होती है, दल। दल को अपने क्या बोलते हैं, पेटल। पेटल यहां पर कितने होंगे, 5। क्यों, क्योंकि फ्लावर कैसा था, पंचभागी था, पेंटामरस था, तो नेचुरली कि दल कितने होंगे, 5 होंगे। और यहां पर कौन सी कंडीशन है,
संयुक्त दली कंडीशन, संयुक्त दली को हम क्या बोलते हैं, गेमोपेटलस कंडीशन, यानी कि पेटल्स आपस में क्या है, फ्यूज है, और साथ के साथ यहां पर भी कैसा होता है, कोरस्पर्शी विन्यास होता है, राइट, कोरस्पर्शी विन्यास। कोरस्पर्शी विन्यास को हम इंग्लिश के अंदर बोलते हैं वॉल्वेट एस्टाइवेशन। कैसा एस्टाइवेशन है, वॉल्वेट क्या है, एस्टाइवेशन है, ओके। और यहां पर दल की जो आकृति होती है, दलों की आकृति वो अलग अलग हो सकती है, जैसे कि आपने कभी देखा होगा कीपाकार, है ना, कीप के समान इनफंडिबुलम टाइप, या घंटाकार। घंटाकार का मतलब क्या होता है, बेल शेप्ड, राइट। इस प्रकार के दलपुंज के क्या होते हैं, अलग अलग शेप होते हैं, ओके। नाउ कैलेक्स और कोरोला, ये तो दो वर्ड्स हो गए। अब इन दो वर्ड्स के बाद में जो तीसरा जो वर्ड है वो कौन सा होता है, एंड्रोशियम, यानी कि दैट इज पुमंग। तो देखो कि पुमंग किस प्रकार का है वो देखें। नाउ यहां पर पुमंग की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पुंकेसर। पुमंग की यूनिट क्या है, पुंकेसर। पुमंग मतलब क्या होता है, एंड्रोशियम, और उसकी यूनिट क्या है, पुंकेसर है, यानी कि पुंकेसर का मतलब क्या होता है, स्टेमन। और यहां पर स्टेमेन्स का नंबर कितना है, 5 है। और याद रहे कि ये स्टेमन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पृथक पुंकेसरी हैं। पृथक पुंकेसरी का मतलब होता है ये कैसे होते हैं, फ्री होते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये कैसे होते हैं, दल लग्न होते हैं। मैंने अभी इंपॉर्टेंट फीचर में भी बताया था कि दल लग्न का मतलब क्या होता है, एपीपेटलस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। और जो एंथर होता है वो कैसा होता है, द्विकोष्ठी होता है। एंथर कैसा होता है, द्विकोष्ठी। द्विकोष्ठी का मतलब है उसके अंदर दो लोब होते हैं, डाइथिकस होता है, और कैसा होता है, आधार लग्न। आधार लग्न का मतलब होता है बीसी फिक्स्ड। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, इंट्रोर्स। इंट्रोर्स का मतलब होता है कि अंतर्मुखी, मतलब कि जो स्टेमेंस बर्स्ट होंगे, एंथर्स जो बर्स्ट होंगे वो फ्लावर के बाहर ना होकर अंदर ही क्या होंगे, बर्स्ट होंगे। अब पुमंग के बाद में आ जाते हैं झायांग। झायांग मत किस प्रकार का है, तो आपने इंपॉर्टेंट फीचर में भी देखा था, कैसा होता है, द्विअंडपी होता है। गाइनोशियम कैसा है, द्विअंडपी होता है। और कैसा है, संयुक्ता अंडपी। तो बाइकार्पेलरी, संयुक्ता अंडपी का मतलब क्या होता है, सिनकार्पस, संयुक्ता अंडपी होता है। और यहां पर कैसा है, द्विकोष्ठी है। द्विकोष्ठी मतलब ओवरी के अंदर कितने चैम्बर है, 2 है। और जो पट होता है वो कैसा होता है, तिरछा। जो अंदर सेप्टम होता है वो कैसा होता है, तिरछा। क्यों तिरछा क्यों हुआ, क्योंकि अंडक 45 डिग्री पर घूम जाता है। अंडक 45 डिग्री के ऊपर क्या हो जाता है, घूम जाता है, इसलिए ऐसा होता है। और जो प्लेसेंटा होता है वो यहां पर कैसा होता है, फूला हुआ। प्लेसेंटा कैसा है, फूला हुआ। और प्लेसेंटेशन का टाइप क्या है, तो स्तंभीय बीजांड न्यास। स्तंभीय बीजांड न्यास का मतलब होता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कैसा प्लेसेंटेशन है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है। और ध्यान रहे कि एक्साइल प्लेसेंटेशन के साथ साथ जो ओवरी है वो कैसी है, सुपीरियर है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि ऊर्ध्ववर्ती क्या होता है, अंडाशय। क्योंकि फ्लावर कैसा था, हाइपोगाइनस था। फ्लावर हाइपोगाइनस होता है तो ओवरी कैसी हो जाती है, सुपीरियर हो जाती है, ओके। तो ये तो किसके बारे में था, झायंग। अब जब भी झायंग पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में अपने क्या पढ़ते हैं, फ्रूट पढ़ते हैं। फ्रूट क्या है, फल। फल मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि यहां पर जो फ्रूट होगा वो या तो क्या होगा, बेरी फल होगा, या फिर कैसा होगा, संपुट फल होगा, यानी कि कैसा होगा, कैप्सूल होगा, ओके। फ्रूट के बाद में यदि हम बीज की बात करें, सीड की बात करें, तो ये जो फैमिली है इसके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है भ्रूण पोषी, यानी कि भ्रूण के परिवर्धन में सारा जो एंडोस्पर्म है वो खर्च नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। और बीज के बाद में लास्ट में परागन जो होता है वो कैसा होता है, तो पर परागन होता है, पर परागन। और वो भी किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। पर परागन किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा, ओके। तो यहां पर ये तो क्या हो गया, परागन। अब ये जब हो जाता है पूरा तो इसके बाद में हम क्या पढ़ते हैं, तो वी स्टडी फ्लोरल फार्मूला। कौन सा आता है, फ्लोरल फार्मूला। और आपको इस फैमिली का फ्लोरल फार्मूला किसके ऊपर आधारित होता है, पूरे कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित होता है, फ्लोरल कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित है। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था, ईबीआर। ईबीआर का मतलब क्या होता है, इब्रेक्टिएट,
है ना, क्योंकि यहां पर क्या होता है, पूरे सिंबल्स को हम यूज करते हैं। EBR। फिर फ्लावर कैसा था, एक्टिनोमॉर्फिक था, त्रिज्या सममित था। और कैसा था, बाइसेक्सुअल था। के यानी कि कैलेक्स कितने थे, यानी कि कैलेक्स का मतलब कितने होते हैं, कैलेक्स के अंदर जो सेपल का नंबर है वो कितना है, 5 है। और कैसे थे, संयुक्त थे। कोरोला के अंदर दलपुंज की संख्या, दलपुंज में दलों की संख्या कितनी थी, 5 थी, और वो भी कैसे थे, संयुक्त थे। एंड्रोशियम के अंदर पुंकेसरों की संख्या कितनी है, 5 है। स्टेमन कितनी है, 5 होते हैं। और दल लग्न कंडीशन होती है, एपिपेटलस कंडीशन होती है। गाइनोशियम के अंदर अंडकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। बाइकार्पली कंडीशन। और कैसे होते हैं, सुपीरियर होते हैं। और यहां पर ये देखिए सिनकार्पस है, और ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर। तो ये इसका क्या हो गया, फ्लोरल फार्मूला हो गया सोलेनेसी फैमिली का। इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। यदि गलती हुई तो पूरा फ्लोरल डायग्राम क्या हो जाएगा, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला क्या हो जाएगा, गलत। तो देखिए ईब्रेक्टिएट, असपतित, त्रिज्या समित, द्विलिंगी, बाह्य दलपुंज में बाह्य दलों की संख्या 5 संयुक्त, दलपुंज के अंदर दलों की संख्या 5 संयुक्त, एंड्रोशियम यानी कि पुंकेसरों की संख्या 5 पृथक लेकिन दलग्न, गाइनोशियम के अंदर अंडकों की संख्या 2 संयुक्त अंडपी, ओवरी, सुपीरियर। तो ये तो है फ्लोरल फार्मूला। अब फ्लोरल फार्मूला के बाद में हम पढ़ेंगे इसके बाद में दैट इज नॉन एज द फ्लोरल डायग्राम एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ द फैमिली दैट इज नॉन एज द सोलेनेसी। देखिए फ्लोरल फार्मूला जो अभी अपन ने पढ़ा उसके ऊपर आधारित हम सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। इस फ्लोरल डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर आपको 5 सेपल देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। और ये जो 5 सेपल से दल है ये आपको वॉल्वेट एस्टाइवेशन में दिखाई दे रहे हैं और गेमोसेपलस कंडीशन दिखाई दे रही है, यानी कि सारे के सारे सेपल जो है वो आपस में क्या फ्यूज्ड है। अंदर की तरफ आप देखोगे दूसरे वल को तो 1 2 3 4 एंड 5 ये आपको पेटल्स नजर आ रही है, और ये सारी के सारी जो पेटल्स है वो आपस में क्या है, फ्यूज्ड है, यानी कि गेमोपेटलस कंडीशन नजर आ रही है और वॉल्वेट एस्टाइवेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, साथ के साथ यहां पर देखें आपको 5 स्टेमेंस देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये स्टेमेंस यूं तो फ्री है, लेकिन यदि आप देखोगे तो दल लग्न अवस्था यहां पर आप देख सकते हैं, ये दलों से क्या है, जुड़े हुए आपको नजर आ रहे हैं। बीच के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं कि अंडाशय जो है वो द्विकोष्ठी नजर आ रहा है, पट आपको तिरछा नजर आ रहा है, और इस पट जो है तिरछा इसलिए क्योंकि अंडक 45 डिग्री के ऊपर घूम गया है, स्तंभीय बीजान्यास देखने को मिल रहा है, और प्लेसेंटा आपको सोलन देखने को मिल रहा है, और ऊपर जो है वो मैंने मदर एक्सेस बना रखी, बनाना जरूरी होता है। नाउ ये तो सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल डायग्राम है। ओके, तो हमने फ्लोरल फार्मूला पढ़ा और फ्लोरल डायग्राम पढ़ा, लेकिन जब भी हम लोग किसी फैमिली को पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में हम क्या पढ़ते हैं, दैट इज नॉन एज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं। देखिए आप जब भी जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं उसके अंदर हम किसी भी फैमिली का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, और राइट, और ये जो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है वो आपके किसी भी एग्जाम के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब चाहे वो आपके बोर्ड लेवल हो, चाहे वो नीट हो, या चाहे आरपीएससी हो, या कोई भी एग्जाम हो, उस सब के अंदर जो है ये फैमिलीज आपकी काम आएगी, और कंप्लीट फैमिलीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो सोलेनेसी फैमिली का आर्थिक महत्व, यदि मैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले यहां पर सजावटी पादप की बात करते हैं। सजावटी पादप, देखिए इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो है वो कौन कौन से हैं। एक तो सबसे बढ़िया है पिटूनिया। पिटूनिया जो है हम जानते हैं कि एक बहुत ही अच्छा सजावटी पादप होता है इस फैमिली का। फिर एक है सेस्ट्रम नॉक्टर्नम, जैसा कि नाम दर्शा रहा है, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम का मतलब होता है, इसको बोलते हैं नाइट जैस्मिन, यानी कि हिंदी में आम भारत की भाषा में इसको कहते हैं रात की रानी, राइट, जिसको कि कहते हैं सेस्ट्रम नॉक्टर्नम। और एक जो है वो कौन सा, सेस्ट्रम डाइयूर्नम। ये थोड़ा सा आपको फनी लगेगा, लेकिन यहां पर ये है, इसका मेंबर है ये। सेस्ट्रम डाइयूर्नम को हम बोलते हैं दिन का राजा। तो याद कैसे रखेंगे, रात की रानी और दिन का राजा, सेस्ट्रम नॉक्टर्नम एंड सेस्ट्रम डाइयूर्नम। सब्जियां और फल, इस फैमिली के अंदर बहुत सारी सब्जियां और फल इंक्लूडेड है। जैसे कि आप देख सकते हो सोलेनम मेलॉन्जिना, इसका सब्जी के रूप में उपयोग होता है, इसको ब्रिंजल या बैंगन कहते हैं। सोलेनम ट्यूबरोसम, आलू, हम जानते हैं कि आलू का तना जो है वो कैसा होता है, भूमिगत होता है, भूमिगत कंद है, और उसको क्या किया जाता है, खाया जाता है। वर्ल्ड ओवर सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर यदि कोई सब्जी जो है वो यूज़ होती है तो वो कौन सी है, आलू है, और इसको किसी के भी साथ में क्या किया जा सकता है, मिश्रित किया जा सकता है। बहुत सारे प्रिपरेशंस के अंदर इसका यूज़ होता है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, इसको क्या कहते हैं, टोमेटो कहते हैं। कैप्सिकम एनम, इसको मिर्च कहा जाता है।
शिमला मिर्ची को हम क्या कहते हैं, कैप्सिकम फ्रूटिसेंस। ये जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हो ये सब क्या है, वेजिटेबल्स है। मैंने यहाँ पर एक फ्रूट का भी एग्जाम्पल दे रखा है, एंड इट इज नॉन एज द फाइसेलिस पेरुवेनिया। इसको हम क्या बोलते हैं, रसबरी कहते हैं, राइट। और इस फैमिली का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है और वो है औषधीय पादप, यानी कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वाले पादप जो हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस वाले प्लांट यहाँ पर बहुत सारे हैं। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे रखा है विदीनिया सोमनीफेरा, जो सोलेनेसी कुल का सदस्य है। इसको आम भारत की भाषा के अंदर अश्वगंधा के नाम से जानते हैं। और इस अश्वगंधा की जो जड़ होती है वास्तव में वही सोर्स ऑफ मेडिसिन है, वहां से ही मेडिसिन निकाली जाती है, राइट। ये किस किस के उपचार में इसका उपयोग होता है, इसका उपचार जो काली खांसी, आर यू गेटिंग, काली खांसी क्या होती है, ये नवजात जो शिशु बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर ये काली खांसी होती है, जिसके अंदर की एक वुफ के साथ में आवाज निकलती है, और इसको हम क्या कहते हैं, काली खांसी कहते हैं। दमा यानी कि अस्थमा आप सब जानते हैं, राइट। दमा है, काली खांसी है, और गठिया के उपचार के लिए इस अश्वगंधा की जड़ का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और इन तीनों ही रोगों को ठीक करने में इसका बहुत योगदान रहता है। दूसरा देखोगे तो एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना जो पादप है उसकी जड़ से एक औषधि प्राप्त की जाती है, उसको बोलते हैं एट्रोपिन। अब इस एट्रोपिन का उपयोग क्या है, तो आप जब भी अपनी आई टेस्ट करवाने जाते हैं तो आई टेस्ट करवाने के पहले डॉक्टर जो है वो आपकी आंख में एक विशेष प्रकार की दवाई डालकर बिठा देता है, राइट। और फिर उसके बाद में वो आधे पौने घंटे के बाद में आपकी आंखों का क्या करता है, परीक्षण करता है। बेसिकली वो क्या होती है, वो एट्रोपिन होती है। एट्रोपिन का जो उपयोग है वो नेत्र चिकित्सक जो होते हैं वो नेत्र परीक्षण से पहले आपके नेत्र की पुतली जो होती है, प्यूपिल होती है, उसको चौड़ा करने के लिए क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, ताकि आपकी नेत्र की पुतली चौड़ी हो जाएगी, प्यूपिल चौड़ी हो जाएगी, तो आंख का जो परीक्षण होगा वो आसानी से हो पाएगा। तो इसको आई हॉस्पिटल्स के अंदर एट्रोपिन का यूज किया जाता है। ओके, नाउ थर्ड वन इज धतूरा स्ट्रेमोनियम। धतूरा स्ट्रेमोनियम ये बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इस फैमिली का, और वास्तव में जो सोर्स ऑफ मेडिसिन है वो इसकी जड़ें नहीं है, इसकी पत्तियों और पुष्पों से क्या प्राप्त करते हैं, एक औषधि प्राप्त करते हैं धतूरे से, और उसका नाम है स्ट्रेमोनियम, जो दमा के उपचार में, अस्थमा के उपचार में बहुत बहुत क्या होती है, उपयोगी होती है। लेकिन याद रहे मेडिसिन का जो सोर्स है वो पत्तियां, वो क्या है, पुष्प है। इसके जो सीड्स होते हैं वो डेडली पॉइजनस होते हैं। यदि कोई धतूरे के बीजों का सेवन कर ले तो उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और हायोसाइमस नाइगर, हायोसाइमस नाइगर यहाँ पर भी देख सकते हो कि पत्तियों व पुष्पों से हायोसाइमिन नाम की एक एल्कलॉइड प्राप्त की जाती है। और ये जो हायोसाइमिन नाम का जो एल्कलॉइड होता है, राइट, ये इसी से एक औषधि प्राप्त होती है, उसका नाम है हैनबेन। क्या कहते हैं इसको, हैनबेन कहते हैं। और इसका उपयोग भी किस में होता है, दमा व काली खांसी के अंदर उपयोग किया जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि इस फैमिली की बहुत बड़ी विशेषता है कि अस्थमा के क्योर के अंदर इस फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्थमा, काली खांसी, गठिया, इन सब के उपचार के लिए ये फैमिली जो है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो हायोसाइमस नाइगर लिखा हुआ है इसको हम भारतीय भाषा के अंदर खुरसानी अजवाइन के नाम से भी, खुरसानी अजवाइन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो हो गए मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। एक मेंबर है इस फैमिली का जिसका कि नाम है दैट इज नॉन एज द निकोटियाना टैबेकम। निकोटियाना टैबेकम यानी कि तंबाकू। ओके, ये जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं वो सीधा सीधा जो है वो असर कहाँ पर होता है, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका उपयोग होता है, और लोग इसको नशे के रूप में उपयोग करते हैं। लेकिन इसके अत्यधिक उपयोग से ये देखा गया है कि मुंह का कैंसर, फेफड़ों का जो कैंसर वगैरह जो होता है वो सारा किससे होता है, निकोटियाना टैबेकम से, यानी कि तंबाकू से। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो था वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था सोलेनेसी फैमिली के ऊपर, राइट फ्रॉम द क्लासिफिकेशन अप टू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। हम और भी नई वीडियोस के साथ में, नई फैमिलीज के साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।